नमस्कार, चक्रव्यूह में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चक्रव्यूह में आज हमारे साथ हैं एक ऐसी शख्सियत जिसको देखना सुनना आप सभी पसंद करेंगे। मेरी मुराद है अमरजीत सिंह दुल्लत साहब से। आप रॉ के चीफ रह चुके हैं और इंटेलिजेंस ब्यूरो में आप नंबर 2 की पोजीशन पे थे। स्वागत है आपका चक्रव्यूह में। चक्रव्यूह में हम आज जो शुरुआत करेंगे हम कश्मीर से करेंगे। कश्मीर को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच एकदम आप कहें कि तनी हुई है। भारत कह रहा है कश्मीर हमारा है, पाकिस्तान कह रहे हैं ये हमारा हक है, और जो इसकी सज़ा भुगत रहे हैं वो कश्मीरी भुगत रहे हैं। ये पूरा का पूरा माजरा क्या है, इसे हम शुरुआत में समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, ऐसा है कि पाकिस्तान जो है कश्मीर में बाजी हार चुका है। पाकिस्तान भी जानता है, कश्मीरी भी जानते हैं, और कश्मीरी इसको समझ गया था बहुत पहले, क्योंकि कश्मीरी होशियार है। वो जब 9/11 हुआ और उसने देखा कि पाकिस्तान की मजबूरियां क्या हैं और पाकिस्तान पर कितना प्रेशर पड़ सकता है, तो एक बल्कि बड़े कश्मीरी लीडर ने मुझसे कहा कि अब हम इनसे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये अपने आप को नहीं बचा सके तो हमें क्या बचाएंगे। तो तब से पाकिस्तान की जो क्रेडिबिलिटी है या पाकिस्तान की जो फॉलोइंग है कश्मीर में, उसमें बहुत डिक्लाइन आया है। अब बात यह है कि अगर हम कश्मीर में कुछ नहीं करते, क्योंकि पाकिस्तान जो है, यहाँ मैं आईएसआई की या फ़ौज की बात करता हूँ, आईएसआई की ख़ास तौर पे, वो फोकस नहीं छोड़ते हैं। कुछ भी हो, चाहे बाजी हार गए हों, लेकिन लगे रहते हैं, लगे हुए हैं। हमारे यहाँ यह है कि भाई थोड़ा सा एडॉकिज्म है। जब माहौल अच्छा हो जाता है हम समझते हैं कि क्या है कश्मीर, जैसे सब स्टेट्स हैं वैसे ही कश्मीर है, क्या है कश्मीर चलता है, चलेगा। लेकिन ये जो चले गई वाली बात है ना, वो हमें सूट नहीं करती है। अब जैसे एक स्टेटस को है, और वो स्टेटस को में भी पिछले 4-5 महीनों में हालात थोड़े से बिगड़ रहे हैं। लेकिन हमारे लिए मैं समझता हूँ स्टेटस को भी अच्छा नहीं है, क्योंकि जब एक स्टेटस को अच्छा बन गया है तो हमें चाहिए उस स्टेटस को से आगे चला जाए। और वाजपेयी साहब की यही कोशिश थी कि जो स्टेटस को है उससे आगे चलना है। वी मस्ट मूव फॉरवर्ड इन कश्मीर। तो ये जो फॉरवर्ड मूवमेंट है ये हमेशा चलती रहनी चाहिए, और उसके लिए मैं कहता हूँ कि बातचीत बहुत ज़रूरी है लोगों के साथ, कश्मीरी लीडरशिप के साथ, जो उसमें सेपरेटिस्ट माने जाते हैं उनके साथ, और सिविल सोसाइटी के साथ भी एक डायलॉग होना चाहिए ताकि कश्मीरी महसूस करे। हम तो कहते हैं कश्मीर हमारा अटूट अंग है, और है भी, लेकिन कश्मीरी को भी ये फीलिंग होनी चाहिए, कश्मीरी को भी ये फीलिंग होनी चाहिए ना, कश्मीरी को क्या दिक्कत है हिंदुस्तानी होने में, है एक दिक्कत है। और हमारी कोशिश सन 47 से यही रही है कि कश्मीरी को किसी तरह हिंदुस्तानी बनाया जाए, और उसमें थोड़ा सा हम सक्सीड करते हैं, बहुत आगे आ गए हैं, लेकिन कई बार फिर हम फेल कर जाते हैं। उसी को फिर हम कहते हैं एलियनेशन। और ये एलियनेशन इसलिए होती है क्योंकि हम हमेशा इस कश्मीर को मैनेज करने की कोशिश करते हैं, और जब मैनेजमेंट होती, किसी चीज़ को भी आप जब मैनेज करते हो तो वो मैनेजमेंट कभी भी आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है, क्योंकि उसका हल नहीं हुआ है। उसमें कश्मीरी सेटिस्फाइड नहीं है, वो अभी भी चाहता है, वो चाहता है सबसे ज़्यादा, वो चाहता है पीस, लेकिन उसमें उसके लिए वो एक डिग्निफाइड एग्जिट चाहता है। और पाकिस्तान की आपने बात की, पाकिस्तान एक मिसाइल है कश्मीर में, क्योंकि कश्मीरी के पास एक ही फॉल बैक पोजीशन है, वो है पाकिस्तान है। तो जब वो हिंदुस्तान से तंग आ जाता है तो फिर पाकिस्तानी झंडे निकल आते हैं बाहर। ये जो झंडे निकलते हैं, चाहे पाकिस्तान के हों चाहे आईसिस के हों, इसका ये मतलब नहीं है कि अब आईसिस आ गया है कश्मीर में। ये हमारा विरोध है। ये एक फ्रस्ट्रेशन है, एंगर है कश्मीरी यूथ की खास तौर पे। और इसीलिए जो टेररिज्म है कश्मीर में, आतंकवाद, उसका कैरेक्टर भी बहुत बदल गया है और कुछ डरावना सा हो रहा है, क्योंकि इसमें अब प्रोफेशनल जो अच्छी फैमिली से हैं, वो लोग इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर है, वो इसमें आ रहे हैं। तो इस पे हमें कुछ सोच तवज्जो देनी चाहिए कि ये क्यों हो रहा है। जो कश्मीरी, जब तक आप एक चीज़ की प्रॉब्लम की जड़ में नहीं जाएंगे, ये प्रॉब्लम चलती रहेगी। जो कश्मीरी पंडित कश्मीर छोड़ चुके हैं जी,
क्या उनके वापस लौटने की संभावना आप देखते हैं? बिल्कुल देखता हूँ और होना भी चाहिए। लेकिन अगर आप ये समझें कि भाई एक वहाँ हम एक श्रीनगर में एक चाणक्यपुरी बना देंगे और वहाँ कश्मीरी पंडितों को जाके बसा देंगे तो कोई नहीं बसेगा वहाँ, उनको प्लॉट अलॉट होंगे तो बेच के चले जाएंगे। ये इट हैज़ टू हैपन इन अ नेचुरल ऑर्गेनिक वे, दे मस्ट बी वेलकम्ड बैक। और फिर पंडितों को जाना चाहिए वापस। वहाँ अभी भी जो पंडित हैं जो जो जिन्होंने कश्मीर नहीं छोड़ा था, उनका मुसलमानों के साथ या कश्मीरियों के साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। रोज़ मिलते जुलते हैं, आपस में बैठते हैं, शादियों एक दूसरे की अटेंड करते हैं, एक दूसरे के सेलिब्रेशन में आते हैं। तो ये सारा कुछ है। कश्मीरियत अभी भी ज़िंदा है कश्मीर में। लेट मी कश्मीर के बाद अब हम आपको रूबरू कराएंगे दुल्लत साहब के बचपन की बातों से, इनके स्कूल की बात करेंगे। स्कूलिंग कहाँ से हुई आपकी? देखिए, पहले तो मैं साल डेढ़ साल दिल्ली में पढ़ा मॉडर्न स्कूल में, क्योंकि पार्टीशन के बाद मेरे फादर की पोस्टिंग दिल्ली हो गई थी। हम रावलपिंडी से आए थे जी। मतलब उनकी पार्टीशन से पहले और रावलपिंडी में पोस्टेड थे, तो रावलपिंडी से दिल्ली आए। तो दिल्ली मैं तो बहुत छोटा था, साल डेढ़ साल के बाद मैं स्कूल गया तो, और मॉडर्न स्कूल बाराखंबा रोड पे। जी बिल्कुल। उसके बाद मैं शिमले चला गया बोर्डिंग स्कूल में, बिशप कॉटन स्कूल में, BCS। BCS में। तो ज़्यादा मेरी स्कूलिंग BCS में ही हुई। वहीं जो कुछ भी सीखा वहीं सीखा और बहुत कुछ सीखा। दिल्ली से शिमला और शिमला के बाद अगली जो सीढ़ी थी वो कहाँ की थी? कॉलेज कहाँ से? कॉलेज चंडीगढ़ की। उसके बाद मतलब है मेरा चंडीगढ़ के साथ एक लंबा ताल्लुकात शुरू हुआ जो अब भी चल रहा है। वो जो ताल्लुकात शुरू हुआ था उसके बारे में हम जानना चाहते हैं कि वो जो ताल्लुकात शुरू हुआ और एक गेड़ी रूट जो आज भी पॉपुलर है, वो आप ही लोगों ने शायद शुरू किया होगा। रोमांस का जो दौर चंडीगढ़ में चल रहा है उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। बड़ा अच्छा ज़माना था वो। चंडीगढ़ एक छोटा सा शहर था और आपने जो रोमांस की बात की, तो रोमांस तो चलता ही है ना। तो वही तो हम जानना चाहते हैं ना, क्योंकि जो फिल्म हम थ्रिलर पे लेके जाएंगे उसमें रोमांस होना भी ज़रूरी है। वो कैसे हुआ? मैं यूँ कहूँगा एक हसीना थी और एक दीवाना था। हाँ, तो फिर हमारी मुलाकात हुई और 8 साल वो रिश्ता चला। उसके बाद हमारी शादी हुई और वो अभी भी मेरे साथ ही है। तो बड़ा लंबा हमारा रिश्ता हो गया है। अब स्कूल से, कॉलेज से और रोमांस के दौर से निकलकर अभी जो किताब आपने लिखी, जिस ओहदे पे आप रहे, तो उस ओहदे पर रहकर ऐसा माना जाता है कि जो सीक्रेट्स आपको पता हैं उनको उजागर नहीं किया जाता। आपने इस परंपरा को तोड़ा है, उन सीक्रेट्स को आपने इस किताब में लाया। किसी परंपरा को मैं नहीं तोड़ा है, ना ही मैं कभी तोड़ना चाहता हूँ। इसमें कोई सीक्रेट बात नहीं है। जो भी चीज़ें हैं वो सारी पब्लिक डोमेन में है। लेकिन ये चीज़ ज़रूर है कि सबको मालूम नहीं थी, तो मैंने इसको सिर्फ इकट्ठा किया है। जैसे आपने जो कंधार जो विमान हाईजैक हुआ था, जी जी जी, उसका भी उसके बारे में बहुत कहानियाँ लिखी गई हैं, किताबें लिखी गई हैं। उसमें आपने कहा कि इस पूरे के पूरे मसले को ठीक से हैंडल नहीं किया गया। हालांकि एक चीज़ ये चीज़ें अखबारों में भी आई हैं, किताबें भी लिखी गई है इस पर कि ये ठीक से हैंडल नहीं किया गया था। मतलब आइडियल जो तरीका है हैंडल करने का उसमें नहीं हुआ। उसकी वजह ये थी कि उस पर जहाज़ में 170 पैसेंजर थे, तो सबको यही फिक्र था कि उनको ना कोई नुकसान ना हो। और हुआ ये कि जब जहाज़ अमृतसर पहुंचा तो वहाँ जो कप्तान थे देवी शरण साहब, उन्होंने ATC को कहा कि फटाफट फ्यूल करो और मुझे यहाँ से भेजो, क्योंकि इन्होंने मारधाड़ शुरू कर दी है। ऑलरेडी मुझे पता लगा है कि 2-3-4 बंदे इन्होंने मार दिए, क्योंकि वहाँ उन्होंने उसका रूपन कटियाल का गला काटा था। तो इसलिए उस माहौल में कोई फ़ैसला नहीं कर सका कि भाई क्या करना चाहिए, तो थोड़ी डिली डैलिंग रही। तो उस समय जो DGP थे वो मेरे बैचमेट है, दोस्त भी है, सरबजीत सिंह। उससे मैंने बड़ी इस पर लंबी चौड़ी तफसील से बात की। मैंने कहा हुआ क्या था। उसने कहा भाई मैं KPS गिल हूँ नहीं, मैं अपनी नौकरी नहीं खोना चाहता था, तो इसलिए मैं कोई चांस नहीं लेना चाहता। मैं तो इंतज़ार कर रहा था दिल्ली का हुक्म, जो दिल्ली कहेगी हम करेंगे।
और मैंने दिल्ली को ये भी बता दिया था कि हमारे पास कमांडोज हैं अमृतसर में, पंजाब पुलिस कमांडोज, और वो ये काम कर सकते हैं, लेकिन कैजुअल्टीज़ होंगी। तो कैजुअल्टीज़ कोई चाहता नहीं था। कोई नहीं चाहता। तो उसने कहा बल्कि कि उसने अपने चीफ मिनिस्टर बादल साहब से भी बात की इस विषय पे, और बादल साहब का भी यही था कि भाई कैजुअल्टी नहीं होनी चाहिए। अपने ऊपर कोई जिम्मेदारी लेने को हाँ, तैयार नहीं। जिम्मेदारी लेने के लिए कोई तैयार नहीं था। जब जी। वो विमान को कंधार ले जाया गया उसके बाद जो उसके हमारा बाद हमारा जो देखिए, एक विमान उसके गया, उसके बाद जो है हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं थी बची, सिवाय इसके कि जो वो चाहे उसको जितना कम किया जाए, उनकी जो डिमांड्स है। क्योंकि वो मेरा ख्याल है कि 105 या कितने लोग उन्होंने पहले एक लिस्ट भेजी, जिनमें बहुतों के नाम ना मेरे ख्याल है वो जानते थे ना हम जानते थे। फिर वो 35 हुई, फिर 15 हुई, और अल्टीमेटली 30 दिसंबर को हमें खबर मिली कि भाई वो कहते हैं कि 3 बंदे आप छोड़ दीजिए, तो फिर हम जहाज़ को जाने देंगे। और वहाँ तालिबान का बड़ा प्रेशर था। जो 3 लोग गए थे, उन 3 लोगों के साथ और कौन कौन से विशेष लोग थे, उनके नाम हम एक बार आपसे फिर से जानना चाहते हैं। नहीं, उनको तो जसवंत सिंह जी लेके गए थे दिल्ली से। और उस वक्त आप रॉ के चीफ थे? जी, मैं रॉ के चीफ। उस वक्त उस जहाज में तोमर साहब भी थे, आपके ऑफिसर? नहीं 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 नहीं, जो हाईजैक हुआ था ना, 170 पैसेंजर जो थे, उसमें तोमर साहब थे। उसमें तोमर साहब? उसमें तोमर साहब। उसका जिक्र आपने कहीं नहीं किया अपनी किताब में? मैंने नहीं किया, क्योंकि मैंने कहा ये चीज़ इसका जिक्र ना ही हो तो अच्छा है, लेकिन इसका जिक्र हो चुका है। बल्कि किसी ने उसका सीट नंबर भी जिक्र किया है कि इतने सीट नंबर पे तोमर साहब बैठे थे। तो ये कोई सीक्रेट नहीं है, लेकिन मैंने डिलिबरेटली इसका जिक्र नहीं किया है। कोई खास वजह? नहीं, कोई ख़ास वजह नहीं। देखिए, उस समय वो हमारा कोलीग है, दोस्त भी था। हमारी एंग्जाइटी यही थी कि भाई उसको कोई नुकसान ना पहुंचे, क्योंकि अगर अंदर कहीं भी खबर हो गई कि एक रॉक अफसर है, तो सबसे पहले तो उसका गला काटा जाएगा। तो फॉर्चुनेटली वो नहीं हुआ। चक्रव्यूह में अभी सवालात का दौर जारी है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम दुल्लत साहब से जानेंगे। आप कहीं मत जाइए, हम जानते हैं आपको भी बहुत मज़ा आ रहा है। बने रहिए चक्रव्यूह के साथ। एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे। मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, तो मनमोहन सिंह जी का लगाव भी पाकिस्तान से काफ़ी रहा है। कई बार उन्होंने वहाँ पे जाने की इच्छा जताई, जा नहीं पाए। ये बड़ी बदकिस्मती है। ब्रेक के बाद चक्रव्यूह में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज चक्रव्यूह में हमारे साथ हैं अमरजीत सिंह दुल्लत साहब। आप रॉ के चीफ रहे हैं और आईबी में सेकंड पोजीशन पे रहे हैं। काफ़ी चैलेंजिंग जगह आपने हमें बताया कि इस पूरे के पूरे आपका जो कार्यकाल था इसमें रही। हम आपसे जानना चाहते हैं, कांग्रेस के कार्यकाल में जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, तो मनमोहन सिंह जी का लगाव भी पाकिस्तान से काफ़ी रहा है। कई बार उन्होंने वहाँ पे जाने की इच्छा जताई, जा नहीं पाए। ये बड़ी बदकिस्मती है, मैं समझता हूँ डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की पर्सनली भी और हिंदुस्तान की भी, कि वो नहीं जा पाए। क्योंकि उस समय मैं समझता हूँ काफ़ी कुछ हो सकता था, ख़ास तौर पे 2006 और अर्ली 2007 में, जब मुशर्रफ साहब जनरल साहब कंट्रोल में थे पूरे, तो पाकिस्तान को वही चला रहे थे। और वो जितने, अगर 20-25 साल की पिछले हम बात करें, तो पाकिस्तान में जितने लीडर रहे हैं, सबसे रीज़नेबल मुशर्रफ ही रहा। क्योंकि वो समझ गया था कि भाई हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा मुल्क है और हम दोनों न्यूक्लियर पावर्स भी हैं, तो इसलिए हिंदुस्तान की जो सॉवरेंटी है उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। और वही उसका मैसेज भी था कश्मीरियों को कि भाई हमने कई जंग लड़ ली, कई कुछ हो गया, ये ऐसे नहीं चलेगा। तो इसलिए इसका कोई हल निकालना है, और हम ये जो बॉर्डर्स हैं इसमें बदलाव नहीं हम करवा सकते। तो ये है कि अगर बॉर्डर खुल जाएं तो आपको भी सहूलियत होगी। तो उन्होंने एक 4 पॉइंट फार्मूला बनाया था जो कि कश्मीरियों को बिल्कुल मंजूर था।
और लगता है हमें भी काफ़ी हद तक वो 4 पॉइंट, 4.5 पॉइंट तो हमें मंजूर नहीं थे, लेकिन शायद पाकिस्तान को भी ना हो। बट उसमें एक जॉइंट मैनेजमेंट की बात थी जो कि कभी होगी नहीं। लेकिन उसके अलावा जो बातें थी कि फ़ौजें डीमिलिटराइजेशन हो जाए, बॉर्डर खुल जाए, आने जाने में सहूलियत हो जाए, दोनों मुल्कों को ही फ़ायदा होता, आवाम को फ़ायदा होता। ट्रेड शुरू हो जाए दोनों कश्मीरों में, और उसके अलावा दोनों तरफ ऑटोनॉमी दी जाए थोड़ी। दोनों तरफ जब हमले होते हैं, ख़ासतौर पे आतंकी हमले होते हैं, तो घाय बगाए सीधा जो हिंदुस्तान की जो सरकार है वो कह देती है इसमें आईएसआई का हाथ है। अभी पंजाब में हमला हुआ, बोल दिया गया कि लश्कर का हाथ है, आईएसआई ने कराया। होम मिनिस्टर का ये बयान आया था। थोड़े ही दिन के बाद फिर ये बयान आ गया, नहीं इसमें कोई सबूत हमें नहीं मिल रहे हैं। वैसे ही पाकिस्तान में जब कोई भी आतंकी हमला होता है तो उसका सेहरा बांध दिया जाता है रॉ के सिर पर कि रॉ ने कराया। कितनी सच्चाई रहती है इसमें? देखिए, सच्चाई तो काफ़ी है, ख़ास तौर पे जो आईएसआई की इन्वॉल्वमेंट रही है। क्योंकि अगर हम थोड़ा पीछे चलें तो जो कुछ पहले पंजाब में हुआ, फिर कश्मीर में हुआ, वो आईएसआई की वजह से ही हुआ। ये सारी हरकत वहीं से शुरू होती है। और कश्मीर में 88, 89, 90 में जो शुरुआत हुई इसकी, तो उनकी वजह से हुई। लड़के पार गए, ट्रेन होके आए, और फिर टेररिज्म या आतंकवाद आया घाटी में। तो हिंदुस्तानी ज़ुबान में अगर मैं पूछूं तो यही जो काम है ये रो भी पाकिस्तान के साथ करती है, क्योंकि मुंह तोड़ जवाब देने में हम भी विश्वास रखते हैं हिंदुस्तानी। देखिए, हम तो इन चीज़ों में आगे ऐसा कभी हमने किया नहीं। अगर हम अब कर रहे हैं तो फिर अच्छा ही है। एक और सवाल मेरा आपसे, प्रधानमंत्री वाजपेयी की सरकार पे आपने टिप्पणी भी की कि कई गलतियां हुई, उसके बाद उस टिप्पणी को आपने कहिए कि वापस भी ले लिया और कहा कि जो वाजपेयी की सरकार है अच्छी सरकार थी। 3 सरकारों की मैं तुलना आपसे चाहता हूँ, वाजपेयी साहब की सरकार की, मनमोहन सिंह की सरकार की, और अब जो मौजूदा सरकार है नरेंद्र मोदी की। ये देखिए, ऐसा है, ऑफिशियल कैपेसिटी में जो मेरा ताल्लुक़ रहा है वो वाजपेयी सरकार के समय ही रहा। क्योंकि जब मैं रॉ में रहा तो भी वाजपेयी जी की सरकार थी। उसके बाद मैंने 3.5 साल उनके साथ पीएमओ में लगाए, वो भी उन्हीं की सरकार थी। वो बड़ा अच्छा दौर था, बड़ा अच्छा माहौल था। और ख़ास तौर पे मैं पीएमओ की बात करूँगा, वो इतना रिलैक्स्ड पीएमओ था, इतना वहाँ उस समय इतना कॉन्फिडेंस था कि हर एक अफसर को मालूम था कि उसको काफ़ी इतनी छूट है कि भाई अपना आप काम करिए, तो उसमें कोई दखल नहीं। आपको बताया जाता था कि भाई करना ये है, उसके बाद कैसे करते हैं वो आप करिए, तो काफ़ी ऑटोनॉमी थी। अब उसके बाद जो मैंने देखा है तो पीएमओज़ में वो बात नहीं है। इंटरफेरेंस ज़्यादा हो गया? इंटरफेरेंस नहीं, थोड़ा सा स्ट्रेस सा महसूस मैंने किया डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय। और कभी ये भी लगा कि अफसरों में ये नहीं मालूम कि बॉस कौन है। कई बार अफसरों की आपस में अनबन भी रही। अब क्या है, अब तो पता ही नहीं चलता कि भाई पीएमओ में क्या है, क्योंकि ये इतना बंद सा एटमॉस्फेयर है कि बट आई एम श्योर पीएमओ तो पीएमओ है। आखिरी सवाल मेरा आपसे कि जो इंटेलिजेंस एजेंसीज आज हमारे देश में काम कर रही हैं, चाहे वो रॉ है या आईबी है, आमतौर पे जो अलर्ट्स भेजने का काम होता है वो कर देती हैं, लेकिन ये अलर्ट्स राज्य सरकार के मुताबिक और राज्य पुलिस के मुताबिक इतने ज़्यादा वेग होते हैं कि उसमें जानकारी कोई नहीं होती। मैं आपको याद कराता हूँ कि जब 26/11 हुआ तो उस समय भी एक अलर्ट था आरएडब्ल्यू की तरफ से। उस बेसिस पे वो मुंबई पुलिस के पास भी भेजा गया था। तो उस बेसिस के बाद ये मेरे ख्याल है सितंबर की बात है शायद, उस बेसिस की, उस रिपोर्ट की बेसिस पे सिक्योरिटी भी बढ़ाई गई थी। जहाँ अल्टीमेटली अटैक हुआ ताज होटल में, वहाँ भी सिक्योरिटी मैंने सुना है काफ़ी बीफ अप की गई थी। लेकिन फिर होता क्या है कि जब कुछ नहीं होता तो फिर हम समझते हैं सब ठीक है।
अब वो सितंबर की बजाय वो नवंबर में हुआ, तो वेग तो हो आप कह सकते हैं कि भाई वेग है। और जब होता है तो फिर आप कहते हैं इंटेलिजेंस फेलियर है, पर इंटेलिजेंस तो थी ना, इंटेलिजेंस तो दी गई थी ना। तो ये कई वो कई अब एक देखिए ड्यूटी ऐसा ड्यूटी है, जैसा लगता है कि देखिए ऐसा है, जब भी कहीं हाँ, कोई हरकत होती है या कोई मतलब है टेररिस्ट अटैक होता है, तो नेचुरली आप कहेंगे कि इंटेलिजेंस फेलियर है। लेकिन कोई ऐसी ना तो ऐसी कोई फुल प्रूफ इंटेलिजेंस है, ना ही ऐसी कोई फुल प्रूफ सिक्योरिटी है, नहीं तो दुनिया में कहीं भी कोई अटैक ना होता। अब जब 9/11 हुआ तो वो भी इंटेलिजेंस फेलियर था, उसकी भी CIA के पास रिपोर्ट्स थी। एक ये चलते चलते कि जब अटैक होता है, आतंकी अटैक होता है मुंबई में, आपने देखा तो जो हमारी जो राज्य की पुलिस है वो उनके साथ भीड़ी रहती हैं और उनको नुकसान उठाना पड़ता है। हालांकि आर्मी बुला ली जाती है, स्टैंड बाय पे रहती है, और आखिर में जो मुंबई वाला जो इंसिडेंट था उसको भी अंजाम आर्मी ने दिया। अभी पंजाब का इंसिडेंट गुरदासपुर वाला आपने देखा, तो लगातार 11 साढ़े 11 घंटे तक चला रहा, आर्मी स्टैंड बाय पे वहाँ पे बैठी रही। इस पे आखिरी टिप्पणी आप। नहीं, बड़ा अच्छा हुआ कि आर्मी स्टैंड बाई पे ही रही। आर्मी को इन चीज़ों में आना नहीं चाहिए जब तक ख़ास ज़रूरत ना हो। तो मैं तो समझता हूँ ये बड़ा अच्छा रहा कि इसको पंजाब पुलिस ने ही डील किया। और जो वल्नरेबल स्टेट्स हैं, ख़ास तौर पे हमारी जो फ्रंट लाइन बॉर्डर स्टेट्स हैं, पंजाब है, कश्मीर है, तो इसमें इस चीज़ की एंटी टेरर जो सेटअप है, इसको स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। गिल साहब ने कहा कि जो इसके लिए जो पैसा वैसा आता है वो भी बंद हो गया है, एंटी टेरर। ये तो एक अच्छी खबर आपने दी है, और उम्मीद यही करते हैं कि ऐसा होना चाहिए। लेकिन लगातार ये जिस तरीके से हरकतें ये लोग करते हैं, चाहे वो बब्बर खालसा के पुराने सेल्स हैं या देखिए, ये लश्कर तोयबा बब्बर के। खालसा हो या लश्कर तोयबा हो या जो भी हो, पंजाब में मुझे सिर्फ एक चीज़ का थोड़ा सा फिक्र रहता है कि भाई पंजाब में दोबारा मिलिटेंसी शुरू नहीं होनी चाहिए। और इसके लिए हमें इस चीज़ को देखने की ज़रूरत है कि कहीं कोई लोकल सपोर्ट तो नहीं मिल रही है। ये जो गुरदासपुर का हादसा हुआ, इसमें कोई लोकल तो कोई सपोर्ट नहीं थी, चाहे वो स्मगलर ही हो। इसको इन्वेस्टिगेशन में शायद पता लगे, लेकिन इसको अच्छी तरह देखा जाना चाहिए। मुझे कई बार फीलिंग होती है कि यहाँ से जो सिग्नल्स आ रहे हैं, जो भी उसकी वजह हो, उसमें मैं अब, क्योंकि वो एक अलग डिबेट बन सकती है, लेकिन जो सिग्नल्स आ रहे हैं वो बहुत अच्छे नहीं हैं। बड़ा इशारा आपने किया है, खैर विस्तार से हम नहीं जाएंगे इसमें। बहरहाल जो चक्रव्यूह दर्शक देख रहे थे, हमें उम्मीद है कि चक्रव्यूह के घेरे में आज जिस तरीके से हम और नेताओं को फंसाते हैं, उस तरीके से दुल्लत साहब को फंसाना तो मुमकिन नहीं था, ये हम पहले ही कह चुके थे। लेकिन चक्रव्यूह में दुल्लत साहब कहाँ तक अंदर गए और कितना भार आए हमारे सवालों का, कैसा इन्होंने जवाब दिया, हमेशा की तरह ये हम आप पे छोड़ते हैं। आपने अपने कीमती समय में से समय निकाला, हमारे साथ बातचीत की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया आपका मुकेश साहब, थैंक यू वेरी मच। आप कहीं मत जाइए, बने रहिए ETV के साथ। खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है।